क्वेश्चन नंबर 1, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो देखेंगे कि मसाई मसाई एक जनजाति होती है, एक जनजाति होती है जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में निवास करती है, पूर्वी भाग में निवास करती है। ठीक है, और इन्हीं मसाई जनजातियों के नाम से मसाई मारा, ओके, मसाई मारा नेशनल रिजर्व की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ होगा? तो आपके केनिया में होगा। अफ्रीका महाद्वीप के केनिया नामक स्थान पर मसाई मारा नेशनल रिजर्व की स्थापना की गई है। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल विस्तार से ही होगा। चौहान सर, इंग्लिश वाले सर के बारे में बताएं प्लीज़। हमें तो ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है, ऑफिस में आकर के पता कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ ठीक, हो जाएगा हो जाएगा। तो देखते हैं, इसका आंसर होगा 71 का बी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 72। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? किसके मध्य झगड़ा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है, क्योंकि ये सियाचिन हमारे किधर हैं? पीओके में है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के भारत एवं पाकिस्तान में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। सही उत्तर आपके क्या होंगे? ए होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इनमें से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? तो ये होगा आपके आंसर नीलगिरी होगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर। आरावली पहाड़ी ये आपके राजस्थान में है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र में है। यहाँ आपके सदाबहार वन नहीं होंगे, कांटेदार वन होंगे, कांटेदार वन होंगे। नेक्स्ट देखेंगे राजमहल पहाड़ियाँ। तो राजमहल पहाड़ियाँ आपके छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित राजमहल पहाड़ियाँ हैं, राजमहल पहाड़ियाँ हैं। और ये एक नदी इसे दो भागों में विभाजित करती है, और ये हजारीबाग पठार, और ये हो जाता है आपकी रांची पठार। हजारीबाग पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित आपके क्या है? पहाड़ हैं, जिसे राजमहल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात करें तो यहाँ नीलगिरी है, और ये हो जाता है आपके पश्चिमी घाट, और ये हो जाता है पूर्वी घाट, और ये है नीलगिरी क्षेत्र में आपके कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये है आपके नीलगिरी। ठीक है जी, नीलगिरी हिल्स है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स में आपके कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सही उत्तर आपके क्या होंगे? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सा एस्चुअरी बनाती है? एस्चुअरी बनाने वाली इसमें से नदियाँ होगी आपकी ताप्ती नदी को देखेंगे कि ये सतपुरा है और ये अजंता पर्वत श्रेणी है। इन्हीं दोनों के मध्य से
एक नदी गुजरती है और इसे कहा जाता है ताप्ती नदी। ठीक है जी, ये है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। और ये एक पर्वत श्रेणी है और दूसरी पर्वत श्रेणी इसके दक्षिण में अवस्थित है। इसे सतपुरा पर्वत श्रेणी कहेंगे और इसे अजंता पर्वत श्रेणी कहेंगे। तो ये नदी आपके एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का मतलब होता है कि मुख्य नदी की धारा जब एक ही धारा में किसी सागर या महासागर में मिलती है तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, बाकी जो दो नदियां हैं गोदावरी और कावेरी, ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है। अतः ये दोनों नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन कौन सी नदी? कावेरी नदी और गोदावरी नदी। सही उत्तर आपके क्या होंगे? ताप्ती होगा, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। दोनों नदी डेल्टा की निर्माण करती है। दोनों नदियों की उत्पत्ति आपके पश्चिमी घाट से होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आर्टिफिशियल पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, कौन सी है? तो इसमें चेन्नई बंदरगाह आपके आर्टिफिशियल होगा, जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और चेन्नई में है। और पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह चेन्नई पूर्वी घाट की सबसे बड़ी बंदरगाह है। ठीक है जी, और यही आपके क्या है? तो कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और ये चेन्नई बंदरगाह के नाम से इसे चेन्नई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कांडला और मैंगलोर। कांडला आपके गुजरात राज्य में स्थित एक नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह है और बेंगलुरु आपके कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, सही उत्तर इसके क्या होंगे? सी होगा। 75 के आंसर क्या होंगे? सी होंगे। भारत डैश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। तो सीमा की साझेदारी इसमें से म्यांमार करता है। बात हो रही है सीमा की, तो इंडोनेशिया और मालदीव, ये दोनों की बात करें, इंडोनेशिया और मालदीव, तो ये जलीय देखेंगे, ये दोनों के दोनों क्या हैं? तो जलीय देश हैं, यानी कि द्वीपीय कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसे हम एक भाषा में क्या कहेंगे कि ये दोनों के दोनों क्या हैं? आपके दोनों के दोनों आपके द्वीपीय देश हैं। ठीक है जी, द्वीपीय देश हैं, द्वीपीय देश हैं। तो द्वीपीय देश में कोई सीमा का निर्माण नहीं होता है, इसलिए म्यांमार हमारे भारत से सटे हुए देश है, जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो म्यांमार के साथ ही भारत अपनी सीमा साझेदारी करता है। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? म्यांमार। इंडोनेशिया भी द्वीपीय देश है, मालदीव भी द्वीपीय देश है। तो इन दोनों के साथ नहीं बल्कि म्यांमार के साथ करती है भारत सीमा का साझेदारी। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? तो सही उत्तर आपके होंगे म्यांमार। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, इकॉनमी का सेट नहीं होता है, मुझे जानकारी नहीं है। काइंडली आप फ़ोन करके ऑफिस में पूछ लीजिए, इकॉनमी का डिस्कशन होता है या नहीं। मुझे जानकारी नहीं है जी, मैं भी बिल्कुल न्यू हूँ यहाँ। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है?
मणिकरण, ठीक है। तो इसका ऊर्जा का सोर्स आपके क्या है, भूतापीय, भूतापीय यानी कि जियोथर्मल, जियोथर्मल। ये मणिकरण आपके कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और ये भूतापीय ऊर्जा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, ठीक है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, यानी जियोथर्मल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है जी। बायोमास ऊर्जा आप जानते हैं कि पशु पशु या पादप के अवशेष द्वारा निर्मित निर्मित ऊर्जा को ही बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। और ताप ऊर्जा का मतलब होता है थर्मल, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है जी। तो ताप ऊर्जा अर्थात हम कोयले से प्राप्त करते हैं, कोयले से प्राप्त करते हैं थर्मल एनर्जी। तापीय आपके जियोथर्मल होता है, जो भूमि के आंतरिक भाग से गर्म जल निकलता है, उसी गर्म जल से हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसे ही भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है, कुफरी चमत्कार, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है, तो ये आलू फसल की प्रजाति है, आलू फसल की प्रजाति है, जिसे इंग्लिश में मिरेकल्स इज द स्पीसीज ऑफ विच क्रॉप्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, आलू, ठीक है जी। आलू प्रजाति की फसल है आपकी कौन सी, कुफरी। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूरब होगा, पश्चिम से क्या होगा, पूरब होगा। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर, तो पश्चिम से पूरब, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब होगा। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है, अर्थात रोटेशन करती है। सही उत्तर आपके क्या होंगे, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो जो क्वेश्चंस इजी होंगे उसे जल्दी जल्दी कर लिया जाएगा, ठीक है जी। हाँ प्रिंस कुमार, सही आपने कहा, मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ, बट यू आर राइट, ओके, मैं वही हूँ, ठीक है जी। सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों के कौन विभाजित कर सकता है, तो यहाँ देखेंगे सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है, तो ये होता है अपवर्तन, अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपके आंसर क्या होंगे, अपवर्तन होंगे, ठीक है। अपवर्तन में क्या होता है कि एक आप ग्लास ले लो, इसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे, और यहाँ से लाइट को दिखाया गया, यहाँ से लाइट को दिखाया गया, और ये होगा आपके वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश होगा, ठीक है। और ये यहाँ से आप देखेंगे ये कई भागों में, यहाँ जब ये लाइटें आती है 7 कलर के लाइट बनते हैं, तो इस पॉइंट से ये क्या हो जाता है कि मुड़ जाता है, मुड़ जाना, ठीक है। अपवर्तन का मतलब ही होता है कि लाइट का मुड़ जाना, ठीक है। तो लाइट के मुड़ करके यहाँ पर 7 कलर्स बनते हैं, इसी को कहा जाता है अपवर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। रिपल्सन क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि दो वस्तु एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग रहेंगे, उसी को नेगेटिव पॉजिटिव कहा जा सकता है, ठीक है। तो रिपल्सन, रिपल्सन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब होता है, और यहाँ रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि 7 कलर्स में चेंज हो जाना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आंसर क्या लगाएं, अपवर्तन। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित करता है, तो वो है अपवर्तन,
अपवर्तन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, स्क्रीन पर आया। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है। समुद्र के बराबर वाले स्थानों को मिलाने वाले को कंटूर्स कहा जाता है, इसे कंटूर्स कहा जाता है। ठीक है, आइसोबार, ठीक है, और आइसोथर्म। आइसोबार में हम लोग क्या मिलाते हैं, आइसोबार में प्रेशर को देखते हैं। ठीक है, दाब को, समान दाब वाले, समान दाब वाले देखेंगे, समान दाब वाला वाला स्थान, स्थान को मिलाने वाली, मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोबार। अब हम आते हैं आइसोथर्म में आते हैं। आइसोथर्म का मतलब होता है कि समान, समान ताप को मिलाने वाली, मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा। ठीक है, समान ताप को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। और इसका आंसर होता है कंटूर्स। जो मानचित्र पर बनाई गई रेखाएं जो समुद्र के बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंटूर्स कहते हैं। 81 का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। प्रिंस कुमार, मिलिए आकर के एक दिन मुझसे, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कारक पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित नहीं करते हैं। यहां पूछ रहा है कौन से कारक पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित नहीं करते हैं। तो सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक ये प्रभावित आपको करते हैं। ठीक है, बट पूछ रहा है क्या नहीं करते हैं, तो ये करता है, तो इसे हम नहीं रखेंगे। दिन की अवधि, दिन की अवधि भी क्या है कि प्रभावित करता है, लेकिन धरातलीय तापमान प्रभावित नहीं करता है और ना ही पृथ्वी की घूर्णन प्रभावित करता है। किसे क्या प्रभावित नहीं करता है, तो पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है। कौन, तो धरातलीय तापमान और पृथ्वी का घूर्णन। यानी कि 2 और 4 आपके सही उत्तर होंगे। तो यहाँ देखा जाए कहाँ कहाँ है, बी में, बी में दिया हुआ है, बी इज योर राइट आंसर, जिसमें 2 और 4 को दर्शाया गया है। तो 2 और 4 ही राइट है, आपके 1 और 3 रॉन्ग है इस क्वेश्चंस के अनुसार। ठीक है जी, ये प्रभावित करता है बट वो प्रभावित नहीं करता है। तो आंसर आपके क्या होंगे, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। ठीक है जी, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वर्षण के कारण होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, तो देखेंगे संवहनीय वर्षा में क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर ज़्यादा ताप होने के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। तो जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो यहाँ की गर्म हवाएं देखेंगे, यहाँ की गर्म हवाएं ये ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, ये लंबवत उठती है और लंबवत उठ करके यहाँ एक बादल का निर्माण होता है। यहाँ एक बादल का निर्माण होगा, आप देख पा रहे हैं ये बादल का निर्माण होगा। और इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में जो वर्षा होगा, जो वर्षा होगा उसी को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, इसे ही कहा जाएगा संवहनीय वर्षा, इसे संवहनीय वर्षा कहा जाएगा। और इंग्लिश में कन्वेक्टिव, यहाँ देखिए लिखा होगा कन्वेक्टिव रेन, कन्वेक्टिव रेनफॉल कहा जाता है।
कन्वेक्टिव रेनफॉल कहा जाता है। अब देखेंगे पर्वतीय वर्षा में, तो पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि यहाँ एक पर्वत है, ठीक है जी, यहाँ एक पर्वत है और इस पर्वत ये क्या है, आपके सागर है, सागर है। और इस सागर के ऊपर जब गर्म हवाएं चलती है, ये हो गई आपकी गर्म हवाएं चलती है, तो ये पर्वत से टकरा कर ऊपर की ओर जाती है और ये ऊपर जाकर ठंडी होकर के बादल का निर्माण करती है, ठीक है। और बादल के निर्माण करने के उपरांत इससे वर्षा होता है, ये देखेंगे इससे वर्षा होता है। उसी वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। ये बादल है, इसे कहा जाएगा पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। इसे इंग्लिश में ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है, ठीक है। अब आएंगे चक्रवातीय वर्षा। तो चक्रवातीय वर्षा के लिए पेज ले लेता हूँ। चक्रवातीय वर्षा में क्या होता है कि ये एक पवन है, दूसरी पवन आपके ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है, तो जो पवन ध्रुवीय क्षेत्र से आएगी वो पवन क्या होगी, ठंडी होगी। ये आपकी ठंडी पवन है, ये आपकी ठंडी पवन है और ये जो है आपकी गर्म पवन है, गर्म पवन है। दोनों पवनों के मध्य में एक ये रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, और इसे वताग्र कहा जाता है, ठीक है। अब यही दोनों हवाओं के विपरीत हवा है, दोनों हवाओं के मिलने के उपरांत ये घूम घूम करके कहाँ जाती है, ऊपर, और यहाँ एक बादल का निर्माण होता है। और उस बादल से जब वर्षा होता है तो इसे साइक्लोनिक रेनफॉल अर्थात चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है, चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। साइक्लोनिक रेनफॉल इसे कहा जाता है, ठीक है जी। तो साइक्लोनिक रेनफॉल में चक्रवातीय वर्षा में दो विभिन्न प्रकार के हवाओं का होना जरूरी होता है, एक ठंडी होती है, दूसरी गर्म होती है। दोनों का जब मिलन होगा तो ये एक तरह से घूर्णन करती हुई वायुमंडल में पहुंचेंगे, आसमान में जाएंगे ऊपर की ओर, और वहां ठंडा होकर के बादल का निर्माण होगा और संघनन होकर के क्या होगा, वर्षा होगा। उसी को कहा जाता है चक्रवातीय वर्षा, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, तो इसका सही उत्तर आपके क्या होगा, तो संवहनीय वर्षा होगा, क्योंकि बताया क्या जा रहा है, वाष्पन, गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वाष्प यहाँ हो रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में ताप क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि भूमध्यवर्ती क्षेत्र में ताप अधिक होता है, और अधिक ताप होने के कारण हवा गर्म हो करके आपके लंबवत ऊपर की ओर जाता है, और यहाँ पर जिस प्रकार के बारिश होगा उसी को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 83 का, 83 हो गया। 84 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस आपका हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस विश्व का लगभग 32% हीरा का, ठीक है, हीरा का उत्पादन अकेला करता है विश्व में 32% हीरा का उत्पादन करने वाला देश रूस है, ठीक है, रूस है। सबसे ज़्यादा
हीरा का उत्पादन आपको कहाँ किया जाता है, तो रूस में किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में बोत्सवाना है, ये तो रूस नंबर वन हो गया। और दूसरी बात करें तो बोत्सवाना है। ये बोत्सवाना देश आपके अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और बोत्सवाना का स्थान दूसरा है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है, वहाँ भी आपके हीरा का उत्पादन होता है। बट इस क्वेश्चन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा, रूस होगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सोना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। और वेनेजुएला तेल के लिए प्रसिद्ध देश है। ये वेनेजुएला आपके दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग में स्थित एक देश है। ठीक है जी, उत्तरी भाग में स्थित एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पशुचारक करती है? पशुचारक करती है तो देखेंगे कि ये जो एस्किमो जनजाति है, ये आपके ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप में स्थित है। और यह एक शिकारी, ठीक है जी, शिकारी जनजाति है, शिकारी जनजाति है। ठीक है, मछली का शिकार ये लोग करते हैं। ठीक है, तो ये शिकारी है। बात हम मसाई की करें, ठीक है, तो मसाई की बात करें तो मसाई लोग क्या हैं, तो ये लोग पशुचारक हैं। ठीक है, अपने पशुओं को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। तो मसाई लोग क्या हैं, तो आपके पशुचारक हैं। पशुचारक हैं आपके क्या, तो मसाई आपके पशुचारक हैं। और बोडो की बात करें तो बोडो असम की जनजाति है, असम की जनजाति है। ठीक है, और ये लोग आपके क्या हैं, तो कृषक हैं। ये लोग क्या हैं, तो कृषक हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, पशुचारण करती है, तो कौन करती है, मसाई। मसाई इज योर राइट आंसर। सी आपके सही उत्तर होंगे। ठीक है जी, सी आपके सही उत्तर होंगे। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 86। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल, ठीक है, औसत ढाल पूछी जा रही है कि किधर होगी, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात हो रही है बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान, दक्षिण से उत्तर आपके क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। तो उसे समझने के लिए मैं एक डायग्राम छोटा सा बना देता हूं, बस छोटा सा डायग्राम, इसको ऐसे ही समझ के रखेंगे कि इसे डिवाइड करने वाला, बिहार को डिवाइड करती है, दो भागों में विभाजित करती है एक नदी। ठीक है, तो ये हो गया आपके उत्तरी बिहार, ठीक है जी, और ये हो गया आपके दक्षिणी बिहार। ठीक है, दक्षिणी बिहार। तो देखेंगे कि ये जो गंगा बह रही है, ये क्या है, काफी अंदर है। अंदर का मतलब कि यहाँ ज्यादा क्या है, ढाल है। तो कोई भी नदियाँ आप देख रहे हैं कि दक्षिण से जाकर गंगा में मिल रही है, दक्षिण से जाकर के उत्तर में कहाँ मिल रही है, गंगा में। और ये इधर से नदियाँ आपको आ करके कहाँ मिल रही है, तो उत्तर से दक्षिण में मिल रही है। ये सब बिहार की प्रमुख नदियां हैं। तो इसी से पता चलता है कि इसका ढाल, दक्षिण बिहार में इसका ढाल किधर से किधर है, तो आपके दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो आपके सही उत्तर क्या होंगे, दक्षिण से उत्तर।
दक्षिण से उत्तर होने के उपरांत ही दक्षिण की नदियां यानी पठारी क्षेत्र से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ दक्षिण गंगा के जगह उत्तरी गंगा होता, ये उत्तरी बिहार होता, तो ये आपके सही उत्तर होते। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में लेटेराइट मिट्टी, बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी की बात हो रही है तो गंगा के दक्षिणी मैदान, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग। ठीक है, गंगा के उत्तरी मैदान, तो गंगा के उत्तरी मैदान में होगा नहीं। अब हम बात करें तो गंगा के दक्षिणी मैदान, तो मैदान के बाद में कुछ भाग हमारे बिहार के छोटा नागपुर पठार में भी अवस्थित हैं। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? ये होगा लेटेराइट मृदा वहीं पाए जाते हैं जहां ताप अधिक हो। ठीक है, ताप अधिक हो, और ताप अधिक हो और वर्षा वर्षा भी अधिक हो, तो वहाँ वर्षा के कारण पठारों की अर्थात उच्च भूमि का निक्षालन होता है, और निक्षालन के ही निक्षेप से निर्मित मृदा को लेटेराइट मृदा कहा जाता है। लेटेराइट मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ मृदा नहीं होता है। लेटेराइट मृदा केरल के तट पर मिलेगा। ठीक है, मेघालय में मिलेगा, और छोटा नागपुर पठार वाले रीजन में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग लिखा हुआ है, तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी के दक्षिणी, गंगा फिर आ गया, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूरब में प्रवाहित होती है? तो सकरी है, चंदन है, क्यूल है। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? चंदन होगा। ये देखेंगे, ये आपकी गंगा है और ये दक्षिण है। यहाँ से एक नदी कर्मनाशा मिलेगी, ये आपकी सोन नदी मिलेगी, यहाँ आपको पुण्य नदी मिलेगी, यहाँ आपकी क्यूल नदी मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। क्यूल नदी के बाद में आप इसे सकरी नदी कह सकते हैं, इसे अजय नदी कह सकते हैं। देखेंगे अजय नदी, उसके बाद में एक जो नदी मिल रही है इसी को कहा जाता है चंदन। ठीक है जी, चंदन नदी, चंदन नदी ये है आपकी चंदन नदी। तो सबसे पूरब में, बिहार के सबसे पूरब में मिलने वाली नदी कौन सी है? चंदन है। मैंने सब नदी का नाम बताया। कर्मनाशा, सोन, देखेंगे लिख देता हूँ, कर्मनाशा, ठीक है, ये होगी आपकी सोन। ठीक है, ये होगी पुन नदी। ठीक है, ये होगी क्यूल नदी, है ना, क्यूल नदी होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ एक नदी होगी जिसका नाम है सकरी नदी। सकरी नदी के बाद में अजय नदी, अजय नदी के बाद में चंदन नदी। चंदन नदी कहाँ है? तो आपके बिहार के पूर्वी भाग में। ठीक है जी, पूर्वी भाग में। सही उत्तर क्या होगा? चंदन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये दुर्गावती वैसे रोहतास में नहीं, ये कहाँ है? तो आपके कैमूर में है। ठीक है जी, कैमूर जिला में है। बिहार के कैमूर जिला में स्थित दुर्गावती जलप्रपात है। तो यहाँ देखते हैं कि है आंसर ताराचंडी रोहतास। तो इसमें तो नहीं होगा कोई, क्योंकि ये रोहतास में नहीं, कहाँ है? कैमूर में है। तो कैमूर में है, तो यहाँ उत्तर क्या होंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपके क्या होंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दुर्गावती जलप्रपात आपके किस जिला में स्थित है? तो कैमूर जिला में स्थित है। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ सब रोहतास दिया हुआ है। ठीक है जी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, हम यहाँ आंसर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाए, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? ये सभी को पता है
कि नवादा जिला में प्रपात है। कोकोलत जलप्रपात बहुत सुंदर जलप्रपात है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत लोग यहाँ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक जलप्रपात है काकोलत। काकोलत नदी पर ही स्थित है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में जौ किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादक है? तो जौ को बार्ली कहते हैं और आपके तीसी को लिनसीड कहते हैं। तो यहाँ जब हम फसल करें तीसी की बात तो दरभंगा में सबसे अधिक होता है, और जौ की आंसर इसमें दरभंगा ही होगा। जब जौ की बात करें तो पश्चिमी देखेंगे, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण में आपके तीसी यानी इसे कहते हैं लिनसीड। ठीक है जी, लिनसीड तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कहाँ? तो आपके पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण में किया जाता है, लेकिन इसमें वैसा ऑप्शन नहीं है, तो इसे हम क्या दरभंगा मानकर चलेंगे। दरभंगा में भी तीसी होता है। ठीक है जी, सॉरी, तीसी सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ तीसी नहीं, यहाँ क्या होगा आपके, सॉरी, यहाँ आपके तीसी नहीं होगा, यहाँ आपके जौ होगा। ठीक है जी, में जौ यानी बार्ली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपके पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण में। ठीक है जी, ये चंपारण है। चंपारण में सबसे अधिक जौ की कृषि की जाती है, बट तीसी की कृषि दरभंगा में की जाती है। तो तीसी के साथ में जौ की भी कृषि दरभंगा में होती है, इसीलिए इस अनुसार इसका आंसर क्या होगा, दरभंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई योजना है, तो ये बटेश्वर जलाशय योजना कहाँ है? तो झारखंड और बिहार में है। झारखंड और बिहार की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। आंसर आपके क्या होंगे? तो ए होगा। इसमें वैसे कुछ डिस्कस करने की चीज़ें नहीं है, फैक्चुअल है, बस झारखंड एवं बिहार याद रखेंगे। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई किस राज्य की है? संयुक्त सिंचाई मीन्स जॉइंट इरिगेशन किया जाता है दोनों राज्यों में, झारखंड एवं बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली नदी है आपकी कावेरी, क्योंकि कर्नाटक में ही इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, कर्नाटक में ही इसकी उत्पत्ति होती है, किसकी? आपके तो कावेरी की, और ये है ब्रह्मगिरी। ठीक है जी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, और ये कर्नाटक, ठीक है, और आपके केरल और तमिलनाडु से प्रवाहित होती हुई ये कहाँ मिल जाती है? तो बंगाल के खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है आपके क्या है? तो केरल है। ठीक है, और ये क्षेत्र आपके कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक है, और ये आपके तमिलनाडु है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, और केरल राज्य में मात्र 3% ये नदी प्रवाहित होती है। पूरे क्षेत्रफल का 3% नदी, इसकी लंबाई जितनी है
केवल 3% ही प्रवाहित होती है कावेरी। तो यहाँ पूछा गया है कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो कावेरी है। कृष्णा, कृष्णा कर्नाटक में नहीं प्रवाहित होती है और ना ही तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। कृष्णा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सॉरी, कृष्णा आपके महाराष्ट्र से होते हुए आंध्र प्रदेश में इंटर करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी भी आपके महाराष्ट्र में इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। त्रम्बकम पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है और ये जाकर महाबलेश्वर से कृष्णा की होती है। हरिश्चंद्र पहाड़ी से गोदावरी की होती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इन दोनों का लिंक कर्नाटक और तमिलनाडु से नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होंगे, कावेरी, कावेरी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो नर्मदा नदी पर जो निर्माण किया गया है वो सरदार सरोवर परियोजना है, ठीक है। मैटूर, ये मैटूर यहाँ लिखा होगा कहीं, मेटर्न, मेटर्न जो है ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। और फड़क्का आपके गंगा नदी या आप वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में गंगा नदी अर्थात हुगली नदी पर बनाई गई है और ये आपके कावेरी नदी पर बनाई गई है, कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। मेटर्न। नेक्स्ट 95 का आपका क्या होगा, ए आपके सही उत्तर होंगे, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है नर्मदा नदी पर, लेकिन यहाँ एक ही पूछा गया है, एक ही बताना है, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू अंश, वेरी थैंक्स। और भी आगे चलते हैं, राम सेतु परियोजना, राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है। तो राम सेतु परियोजना आपके कहाँ है, तो बंगाल के खाड़ी में तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एक परियोजना है राम सेतु परियोजना, ठीक है। तो राम सेतु परियोजना को किससे जोड़ा जा रहा है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि ये हमारी भारत का मैंने एक डायग्राम बनाया और ये है आपके श्रीलंका, ये श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ एक खाड़ी है, यहाँ एक खाड़ी है, ये पूरी की पूरी खाड़ी है, ठीक है। और एक खाड़ी आपकी ये है, इसे कहते हैं मन्नार, मन्नार की खाड़ी, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है जी। ये हो गया मन्नार की खाड़ी और ये हो गया आपके पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ठीक है। और इसी पर आप देखेंगे कि एक राम सेतु है, राम सेतु, ये है आपके राम सेतु ब्रिज जो श्रीलंका से जोड़ा गया है, भारत के श्रीलंका से जोड़ा गया है। इसी पर एक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसे मन्नार की खाड़ी को किससे जोड़ा जाएगा, तो पाक की खाड़ी से, मन्नार के खाड़ी को पाक के खाड़ी से जोड़ा जाएगा। यही परियोजना जो है कहाँ है, राम सेतु परियोजना के नाम से जाना जाता है, इसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। और ये है आपके राम सेतु, ये है आपके राम सेतु, ठीक है। इस ब्रिज को कहा जाता है जो प्राचीन काल में, यानी प्राचीन भी नहीं कहेंगे, उससे भी पहले, ठीक है, जो बजरंगबली के दूत द्वारा बनाया गया था राम सेतु, जो श्री राम जी लंका में प्रवेश किए थे इसी ब्रिज को क्रॉस करके, यही है राम सेतु ब्रिज। तो सही उत्तर क्या होगा आपके, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ये सभी के सभी खाड़ी आपके बंगाल की खाड़ी में है। ये बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ा है, ठीक है। बंगाल के खाड़ी में ही पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है, नहीं तो आप हिंद महासागर के भाग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाई
फ्लाई बाय अध्ययन है। प्लूटो को अध्ययन करने के लिए किसे भेजा गया? तो नए क्षितिज, यानी कि इसे न्यू हॉरिजन्स कहा जाता है। न्यू हॉरिजन्स नासा द्वारा, नासा का एक मिशन है, नासा का एक एक मिशन है, ठीक है, मिशन है, जिसे भेजा गया था आपको 14 जुलाई, ठीक है जी, 14 जुलाई 2015 को, 15 को भेजा गया था। कहाँ? आपको क्या पता लगाने के लिए? तो प्लूटो को, प्लूटो का पता लगाने के लिए, प्लूटो ग्रह, प्लूटो ग्रह का पता लगाने के लिए भेजा गया था, ठीक है, प्लूटो ग्रह का पता लगाने के लिए भेजा गया था। और प्लूटो ग्रह के साथ में बहुत सारे ऐसे बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, यानी कि कूपर बेल्ट में स्थित जितने भी आकाशीय पिंड हैं उसी को पता लगाने के लिए 14 जुलाई 2015 को नासा द्वारा भेजा गया था। नासा का एक ये मिशन था। उस मिशन का नाम क्या था? न्यू हॉरिजन्स, ठीक है, न्यू हॉरिजन्स, यहाँ नए क्षितिज के नाम से हिंदी में जाना जाता है। सही उत्तर क्या होगा? बी, बी इज योर राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विलुप्त, दुर्लभ, असुरक्षित, इसे विलुप्त कहेंगे। एक्सटिंक्ट, यानी कि अब वो है ही नहीं, है ही नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? 91 का आंसर नहीं बताए हैं, ठीक है जी। 91 का आंसर देख लेता हूँ जी, एक मिनट, प्रीवियस 91 का आंसर देख लेता हूँ। 94, 93, 92, 90, ओह सॉरी 90 स्किप कर गया, तो देख लेते हैं 91 का। बिहार में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल, बोया गया क्षेत्रफल आपके इसमें से ये 18.27 लाख हेक्टेयर है। ए इसका सही उत्तर होगा, सॉरी जी। ठीक है, पूजा, पूजा सिंह, ठीक है जी, ये ए आंसर होगा। फिर हम लोग अपने पे आ जाते हैं, स्किप कर गया था वो। नेक्स्ट 94, 95, 96, 97, 97 ही बताया जा रहा था। यहाँ क्या होगा इसका आंसर? न्यू हॉरिजन्स होगा, ठीक है, नए क्षितिज होगा। नासा का एक मिशन है जो प्लूटो पर भेजा गया था। कब? 14 जुलाई 2015 को भेजा गया था। नेक्स्ट हम लोग विलुप्त होगा यहाँ, ठीक है, ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? विलुप्त कहते हैं, एक्सटिंक्ट कहते हैं। दुर्लभ का मतलब है कि है लेकिन बहुत कम दिखता है, उसे हम क्या कहेंगे? दुर्लभ कहेंगे, ठीक है जी, उसे हम क्या कहेंगे? दुर्लभ कहेंगे। किसको? इसे, जिसे रेयर, रेयर दिखता है। असुरक्षित का मतलब होता है कि जो भी जाति प्राणी प्रजाति है वो असुरक्षित है, यानी उसकी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं की जा रही है बट किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं की जा रही है, उसे कहा जाएगा असुरक्षित। वल्नरेबल, वल्नरेबल, ठीक है, तो सुरक्षा दी जाती है लेकिन कभी दिख ही नहीं, कई वर्षों से कोई प्रजाति वहां दिख नहीं रही है, उसे हम क्या कहेंगे? विलुप्त कहेंगे, ठीक है जी। ठीक है पूजा सिंह, टेस्ट देख कर आई हैं, अच्छा है, देखिए इसको, और जहां भी कुछ गड़बड़ हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैसेज ही कर सकती हैं, नहीं तो क्लास में आती होंगी तो मुझसे मिल लिया कीजिए, मिल करके आप पूछ सकती हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आफ्टर क्लास में मिल लेता हूँ, सबसे मिलता हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ देखो आप वहाँ पकड़ लो, पकड़ने के बाद जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछो, मैं वहाँ सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं, किस नदी को पीली नदी, पीली येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? तो चाइना में स्थित हुआंगहो रिवर है, ठीक है, हुआंगहो रिवर को ही क्या कहा जाता है? येलो रिवर।
अब बात करेंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यांगशी नदी यह यह एशिया एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप की सबसे सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लंबी नदी है। ठीक है, और ये चीन की नदी है। कहाँ की है, तो चीन की नदी है। चीन की नदी है, चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है जिसका नाम है यांगशी। ठीक है, यांगशिक्यांग इसको बोलते हैं, यांगशिक्यांग भी बोला जाता है। और ये मेकोंग नदी जो है, ये मेकोंग नदी जो है, ये आपके दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया देश की सबसे सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है। ठीक है, मेकोंग नदी। यह यह म्यांमार म्यांमार कंबोडिया कंबोडिया ठीक है, थाईलैंड वियतनाम तथा लाओस देशों से, ठीक है, देशों से प्रवाहित होती है। ठीक है, ये भी मेकोंग भी लंबी नदी है, बट ये कहाँ की है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया देश की, दक्षिणी पूर्वी एशिया आपकी ये हो गए, इनमें प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। इतने सारे देशों से प्रवाहित होती है। ठीक है, इतने सारे देशों से प्रवाहित होती है। यांगशी ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। वांगहो चीन की नदी है, ये भी चीन में प्रवाहित होती है। ठीक है जी, वांगहो को ही पीली नदी अर्थात येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू जी दिलीप कुमार, वेरी थैंक्स। आप लोग का प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आएंगे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को डैश से जोड़ता है। तो पोरबंदर से ये सिलचर तक फैला हुआ है। सिलचर आपके कहाँ है, तो असम राज्य में है। असम में एक जगह है सिलचर, और ये आपके पोरबंदर कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है जी, गुजरात में है। तो पोरबंदर से लेकर ये देखेंगे, ये एक ऐसे ही डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये देखेंगे ये हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। ठीक है जी, तो पोरबंदर से लेकर के ये सिलचर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसी को कहा जाता है पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहा जाता है। और ये सिलचर तक फैला हुआ है, ये है सिलचर, ये है आपके सिलचर, और ये कहाँ है, तो असम में है। ये असम में है, और ये आपके होगा पोरबंदर। ठीक है जी, ये होगा पोरबंदर, और ये आपके गुजरात हैं, गुजरात राज्य में फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके सही उत्तर क्या होंगे, सी होंगे। पोरबंदर को किससे जोड़ती है, सिलचर से जोड़ती है। सी आपके सही उत्तर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये है ब्यावर। ठीक है जी, ब्यावर है जो एक औद्योगिक शहर है और राजस्थान की है। बेलारी आपके कर्नाटक में है। कर्नाटक में बेलारी है, और भभुआ आपको पता है कि ये बिहार में है। ठीक है,
कैमूर के बिहार में भभुआ। तो औद्योगिक क्षेत्र आपके राजस्थान में ये है बैवाहा। तो आपके सही उत्तर क्या होंगे? सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। सी आपके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वेल्स, डाउन, पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है। तो ये सभी के सभी घास के मैदान हैं। ठीक है, वेल्ड, वेल्ड की बात करें, वेल्ड घास का मैदान। ठीक है, तो वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है वेल्ड घास का मैदान। अब डाउन्स की बात करें, ठीक है जी, डाउन्स, डाउन्स की बात करें तो ये डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ठीक है, वेल्ड आपके कहाँ है? तो अफ्रीका में है। और बात हम पंपास की करें, पंपास की करें, पंपास घास के मैदान की करें तो ये आपके अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना देश में है, जो आपके साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, वहाँ स्थित है। तो ये सब क्या है? तो घास के मैदान है। तो किस प्रकार के घास के मैदान हैं? तो ये शीतोष्ण, शीतोष्ण घास, घास के मैदान है। सभी के सभी क्या है? तो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जो कहाँ हैं? तो इन सब क्षेत्रों में है। तो वेल्ड्स, डाउन्स, पंपास आदि शब्द किससे संबंधित है? तो घास के मैदानों से संबंधित है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक, ठीक है, लोहित नामक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये है आपकी, देखेंगे ये है ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और यहाँ आकर के एक नदी मिलती है जिसका नाम है लोहित नदी। ठीक है, और ये यहीं से इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसके पहले ये दिहांग, दिहांग नदी जानी जाती थी, यानी अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है और तिब्बत में इसे शांगपो, शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है नमचा बड़वा। ठीक है, नमचा बड़वा से जैसे ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये आपके असम में, असम के ठीक बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश असम के बॉर्डर में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है लोहित, और यहीं से इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। पूरी की पूरी असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बाकी बाद में बांग्लादेश में क्या नाम, फिर क्या नाम, फिर क्या नाम, तो नदी में बताई जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार सभी को पता है कि 3 है, यानी कि 24 डिग्री से अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री से कितने डिग्री के मध्य है? तो 27 डिग्री इन नॉर्थ, यानी समथिंग समथिंग है, इसमें और भी है, कुछ मिनट कुछ सेकंड है। तो 24 3 यानी कि 3 ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, और यदि हम यहाँ एक डायग्राम ही बना देता हूँ, ये देखेंगे, ये बिहार है, मान लीजिए ये बिहार है ऐसे ही, तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, इसको कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो ये 24 डिग्री और इसे 27 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, तो 3 डिग्री का ही फर्क पड़ रहा है ना, 3 डिग्री का ही फर्क पड़ रहा है। और ये होता है आपके, ये होता है देशांतरीय विस्तार। ठीक है, ये देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार आपके 5 डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री का अंतर है। और यहाँ आपके 3 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय विस्तार आपके क्या है? ये देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार 3 डिग्री, और ये जो है आपके 5 डिग्री का अंतर है। सही उत्तर क्या होगा? 3। 5 क्या होगा? ये अक्षांशीय हो गया, ये देशांतरीय हो जाएगा, देशांतरीय। यदि देशांतर पूछता तो 5 होता। ठीक है, ये बिहार ऐसे ही बनाया हूँ बिहार को,
समझने के लिए यही है आपके, मान लीजिए कि बिहार है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संकरी मिट्टी में डैश, एक संकरी मिट्टी के स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई इतना मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। इसे क्या कहते हैं? तो जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम को समझने के लिए हम लोग यहाँ एक डायग्राम का निर्माण करते हैं। जेट स्ट्रीम की देखेंगे उत्पत्ति, ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है, ठीक है। यहाँ से एक पवन चलती है, यहाँ से एक पवन चलती है मरुस्थल से, और इधर से भी एक पवन आती है, ठीक है, इधर से भी एक पवन आती है। ये दोनों पवन भूमध्य सागर में आकर के टकराती है, ठीक है। दोनों पवनें भूमध्य सागर में आकर के मिलती है तो एक वताग्र का निर्माण बनता है। यही वताग्र घूम घूम कर ऊपर की ओर जाता है तो पश्चिम से लगभग 6,000 से 12,000 मीटर में एक हवा चलती है वायुमंडल में, ठीक है। वायुमंडल में जो हवा चलती है पश्चिम से पूरब की ओर, उसी को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। यहाँ मैंने दिखा दिया आपको, ये हो गया आपके जेट स्ट्रीम, ठीक है जी। इसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। यही हवा हमारे भारत की ओर आती है। तो ये है पामीर का पठार। ये क्या है? पामीर। ये है पामीर, पामीर का पठार है, ये पामीर का पठार है। ये हवा यहाँ आ करके, ये हवा यहाँ आ करके दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक हवा इस तरफ आती है, एक हवा उस तरफ उत्तरी भाग में, और दूसरी हवा आपके दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। और यही आपके क्या है? तो हिमालय पर्वत है। ये आपके हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग में इस क्षेत्र में आपके बादलों का निर्माण करके यहाँ क्या करती है? बारिश कहती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो बारिश होता है उसे पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। पछुआ विक्षोभ कहा जाता है। इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, ठीक है जी। और यही पवन जो है जेट स्ट्रीम है और पामीर पठार से टकराती है और हमारे भारत के उत्तरी भाग अर्थात हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग में वर्षा करती है। कब? तो शीतकाल में। कब करती है? तो शीतकाल में करती है, ठीक है जी। चलिए, ये आपके पवन है और ये पवन आपकी क्या है? तो ठंडी है, और ये पवन क्या है? तो गर्म है। दोनों का मिलन होता है और ये घूम घूम कर ऊपर जाती है। तो इतना मीटर के अंतराल पर क्षोभ मंडल में एक पवन पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है और आकर के पामीर के पठार से टकराती है। और पामीर के पठार की हाइट जो है 6,300 मीटर है। तो लगभग आप देखेंगे कि 6,000 से 12,000 मीटर है। तो 6,000 के बाद में 300 वाला एरिया जो होता है वो इसमें टकराती है, बाकी सब हवा ऊपर से निकल जाता है। और ये 300 मीटर हवा जो है ना इससे टकराती है ऊंचाई वाली, और दो भागों में विभाजित होकर के एक भाग भारत की ओर प्रवाहित होती है। और यही हवा बिहार में आकर के ख़त्म हो जाती है, उसकी मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। अर्थात से इस हवा से, इस पवन से, जेट स्ट्रीम से वर्षा हमारे बिहार तक ही होता है और बिहार के कटिहार तक ही होता है, ठीक है। और ये शीतकाल में होता है वर्षा, और इस क्षेत्र में गेहूं की उत्पादन खूब की जाती है। हमारे बिहार के इस क्षेत्र में गेहूं के लिए रामबाण हो जाता है ये हमारी पछुआ विक्षोभ से वर्षा जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा? जेट स्ट्रीम। इसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। ये डेरेचो भी एक तरह से क्या है ना, तूफानी हवा है जो सतह पर हॉरिजेंटली
प्रवाहित होती है। ये भी एक तूफानी हवा है जो हमारे सतह पर ये तो वायुमंडल में प्रवाहित हो रही है ना, वो सतह पर हॉरिजेंटली प्रवाहित होती है, क्षैतिज प्रवाहित होती है, उसी को कहा जाता है डेरेचो। और चक्रवात तो आप समझ ही रहे हैं, चक्रवात तो जेट स्ट्रीम में भी बताया गया कि चक्रवात दो प्रकार के होता है, एक निम्न वायु दाब वाला, एक उच्च वायु दाब वाला। ठीक है, तो उच्च वायु दाब वाला को हम कहते हैं प्रति चक्रवात, और एक होता है चक्रवात। तो चक्रवात में पढ़ाई जाती है, बहुत लंबा टॉपिक है, अभी यहाँ रहने देते हैं, सिर्फ डिस्कस करा रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे भी, और भी क्वेश्चंस कुछ बाकी हैं, उसको भी करा लेता हूँ। पारिस्थितिकी आला, नीच, जिसको नीच कहते हैं, क्या संदर्भित करती है? ये है आपके NICHE, नीच। ठीक है जी, नीच यहाँ लिखा होगा कहीं, ये देखिए नीच, इकोलॉजिकल नीच। इसमें से क्या क्या दर्शाती है? आदमी और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका, सबसे सही। मनुष्य और पौधों के परस्पर निर्भरता, ठीक है, निर्भरता। आपके सही उत्तर क्या होंगे इसके अनुसार? पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका, ठीक है, उसे कहा जाता है आपके पारिस्थितिकी नीच। ठीक है, सही उत्तर आपके क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, तो वो है हमारा कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी बी इज योर राइट आंसर। लौह एंड इस्पात में अभी भी हम थोड़ा कम है, ठीक है, और चीनी उद्योग तो देख रहे हैं कि सब नष्ट हो रहा है उद्योग बहुत है, सब कुछ है, लेकिन कम है। लेकिन इसमें हम क्या है, चीनी तो हम कहीं से मंगवा भी लेते हैं, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें खनिज पदार्थ हम मंगाते हैं, लेकिन कपड़ा उद्योग के लिए हम परिपूर्ण हैं, आत्मनिर्भर। ठीक है जी, हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, कपड़ों का एक्सपोर्टर हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उत्कल तट निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? उत्कल तट ये आपके ओडिशा से, ठीक है जी, ओडिशा राज्य से संबंधित है ये उत्कल तट। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ मैं एक डायग्राम बना करके आपको शो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि ये है तट। हम इसकी बात करेंगे तट की, तो ये तट जो स्थित है वो कहाँ है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यही है, मान लीजिए यही है, क्या है? उत्कल। ठीक है, उत्कल, यही है उत्कल। उसके नीचे में आएंगे तो उत्तरी सरकार, फिर गोलकोंडा, उसके बाद में कोरोमंडल, तो ये है उत्कल तट है, उत्कल तट। और ये है कहाँ? तो ओडिशा में, ओडिशा राज्य में है। तो सही उत्तर क्या होगा आपके? ठीक है, ओडिशा होगा। सी इज योर राइट आंसर। उत्कल तट कहाँ स्थित है? ओडिशा में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लाख, लाख यानी कि लाह, लाख की बात नहीं, लाख की बात हो रही है, उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो इनमें से आपके झारखंड में सबसे ज्यादा लाख, लाख अर्थात लाह का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भारत में लाह के लिए बहुत फेमस है झारखंड राज्य। थोड़ा मोड़ा बिहार में भी होता है, लेकिन झारखंड, कोंडरमा साइड में, इन सब जगहों पे काफ़ी मात्रा में आपके लाह से चूड़ियाँ उड़ियाँ बनाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है। तो 109 का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है? तो सतपुरा श्रेणी का भाग, इसमें आपके महादेव है, ठीक है, राजपीपड़ा ये नहीं है, मैकाल भी है, मैकाल भी है। तो इसमें उपयुक्त में से, एक मिनट, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आपके क्या होंगे? सही उत्तर होंगे, डी आपके सही उत्तर होंगे। राजपीपला की हम बात करें, राजपीपला की बात करें तो ये कहाँ है? तो गुजरात, गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में स्थित एक पहाड़ी है, पहाड़ी है, ठीक है, और ये सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है, क्योंकि ये सतपुरा श्रेणी
निम्न में कौन सा सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है ना, भाग पूछ रहा है। तो मैकाल, महादेव और राज पिपरा, निम्न में कौन सा सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है? ये भी है, ये भी है, क्योंकि ये है कहाँ? तो गुजरात में है। ठीक है जी, ये है, ये कहाँ है? तो गुजरात में है। और महादेव, महादेव भी है सतपुरा का, और मैकाल भी है सतपुरा का। इसको हम दिखा देते हैं यहाँ। तो इसका सही उत्तर यहाँ देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? वही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक सही। ये होगा आपके सही उत्तर, ये होगा सही उत्तर। तो देखेंगे, राजपीपड़ा को भी दिखा रहा हूँ। यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये एक पर्वत श्रेणी है। लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। और उसके बाद एक और पर्वत श्रेणी को यहाँ दिखाऊंगा कि ये भी एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है जी, ये भी एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, एक पर्वत श्रेणी मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये भी एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये भी एक पर्वत श्रेणी है। अब दिखाता हूँ एक और पर्वत श्रेणी यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ और इस क्षेत्र में देखेंगे, इस क्षेत्र में आपको एक और पर्वत श्रेणी मिलेगा। ठीक है, दो पर्वत श्रेणी दिखाया गया। अब देखेंगे कि यहाँ से ऐसे फैला हुआ एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, एक पर्वत श्रेणी है। अब इसका नामकरण कर देते हैं कि ये कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है। ये है विंध्यांचल, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। ये है आपके सतपुरा, सतपुरा पर्वत श्रेणी। ये है अजंता, अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है जी, ये है आपके अजंता पर्वत श्रेणी। ये है मैकाल, ये है मैकाल पहाड़ी। ठीक है, ये है मैकाल पहाड़ी। और ये आपके है महादेव। ठीक है जी, महादेव पहाड़ी, ये है आपके महादेव पहाड़ी। और ये है आपके राज पिपला, यहाँ लिखा हुआ ना राज, राज पिपला, राज पिपला पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी। ठीक है, इसका भूमिका क्या है ये देखते हैं। अब इसकी भूमिका क्या है? यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है नर्मदा। ठीक है, एक नदी यहां से निकलती है और इस नदी का नाम है आपके ताप्ती। ठीक है जी, ये ताप्ती नदी है। अर्थात इन दोनों नदियों का जल विभाजक है कौन? राज पिपला पहाड़ी। ठीक है, इस पहाड़ से टकरा करके ये अलग चली जाती है, फिर इस पहाड़ से टकरा कर ये अलग हो जाती है। यदि ये पहाड़ नहीं होता तो जाकर कहीं ये दोनों नदियां मिल भी सकती थी, मिल भी सकती थी, परंतु ये नदी अलग अलग विभाजित हो जाती है। किसके कारण? तो राज पिपला पहाड़ी के कारण। और ये आपके देख रहे हैं, ये आपके किससे टच कर रही है? तो सतपुरा पहाड़ी से, सतपुरा पर्वत श्रेणी से ये टच कर रही है। और ये कहाँ है? तो ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। और यही आपके क्या है? सतपुरा। सतपुरा से देख रहे हैं कि कौन कौन से टच कर रहे हैं। आपके मैकाल भी टच किया, महादेव भी टच किया, और आपके राज पिपला पहाड़ी भी टच कर रहा है। तो सही उत्तर आपके क्या होंगे? राजपिपला भी होगा, मैकाल भी होगा, महादेव भी होगा। सही उत्तर क्या होंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों के तीनों टच करता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य एक नदी है ताप्ती, इन दोनों के मध्य एक नदी है नर्मदा, यहाँ लिखा हुआ है। बस इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस क्लास को ख़त्म करते हैं। यहाँ हम लोग 40 क्वेश्चंस को कराया। ठीक है जी, 40 क्वेश्चंस यहाँ आपके ख़त्म हो रहे हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं।
मैं व्हाट्सएप पर देख लूँगा। ठीक है जी, फिर हम लोग मिलते हैं। गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।